एसीबी धौलपुर ने गोपनीय सत्यापन कर कार्रवाई की है और रिश्वत की राशि उपखंड कार्यालय में बरामद कर ली गई है। अकरमदीन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अकरमदीन, 80,000 रुपए की रिश्वत लेते रीडर पकड़ा गया। बिल्कुल शुभेंदु, देखो डीप जिले के अंदर जिस प्रकार एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां एसडीएम सहित उसके रीडर को धर दबोचा है, जहां एसीबी अधिकारियों ने बताया है कि 10 दिन से लगातार इस एसडीएम और जो रीडर है इसको लेकर रेकी की जा रही थी और जो विवादित जमीन थी उसका रिसीवर लेने को लेकर इन्होंने 1.5 लाख रुपए की मांग की थी, जिसमें एसडीएम और रीडर दोनों संलिप्त थे। जहां आज अपना जाल बिछाकर जब उनको 80,000 रुपए की राशि दी गई तो जो एसडीएम उपखंड कार्यालय में ही काउंटर पर राशि को बरामद किया गया और साथ में एसडीएम और लीडर को हाथों हाथ रंगे हाथों दबोचा गया है। लगातार पुलिस उनसे एसीबी की टीम गहनता से पूछताछ कर रही है। साथ में यह मामला एक विवादित जमीन से है जिसको रिसीवर को लेकर यह मामला सामने आया। जी शुभेंदु। चलिए, बहुत शुक्रिया अकरमदीन इस पर जानकारी के लिए। तो रिश्वत की राशि उपखंड कार्यालय में बरामद कर ली गई है। और अलवर से बड़ी खबर है, जहां अलवर पुलिस की साइबर ठगी पर यह बड़ी कार्रवाई है, जहां 100 करोड़ रुपए की ठगी का पर्दाफाश कर दिया गया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अकाउंट कमीशन पर साइबर ठगों को ये बेचा करते थे और इन खातों के जरिए लाखों लोगों से ठगी की गई। यह अपने आप में बड़ा मामला सामने आया है और यहां आपको बताएं कि ठगी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 100 करोड़ रुपए की ठगी का पर्दाफाश हुआ है। वहीं पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अकाउंट कमीशन पर साइबर ठगों को बेचा करते थे और इन खातों के जरिए लाखों लोगों से अब तक ठगी की जा चुकी थी। सैकड़ों करोड़ जो फ्यूल अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन जानकारी में आई है। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो इस प्रकार था कि ये बड़े कॉर्पोरेट अकाउंट करंट अकाउंट के रूप में खुलवाते थे और ये साइबर ठगों को फ्रॉड इन्वेस्टमेंट वाले लोग इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी को ये फ्यूल अकाउंट प्रोवाइड करते थे। इसकी एवज में इनको यूएसडीटी और डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी के रूप में कमीशन प्राप्त होता था और ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग काम करते थे। और बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पूर्व सरपंच की हत्या से जुड़ा मामला। हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। मुख्य आरोपी बलबीर को पुलिस ने डिटेन किया है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर के फिलहाल धरना चल रहा था और अब मृतक मेघराज चोटिया के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो फिलहाल ये जानकारी, जहां पूर्व सरपंच की हत्या का मामला है, हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने डिटेन कर लिया है और मुख्य आरोपी बलबीर को पुलिस ने डिटेन किया है। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर के पहले धरना चल रहा था, लेकिन अब आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब मृतक मेघराज चोटिया के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नासिर हमारे साथ जुड़े हैं। आप नासिर से जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले इस मामले को लेकर के जो बयान सामने आया पहले वो आपको दिखाते हैं। सूचना मिली थी कि पूर्व सरपंच है धीरदेव से चोटियान गांव के मेघराज, उनकी हत्या हो गई है। इस इतला पर मैं जाब्ते के साथ वहां पर पहुंचा। लाश जो है रात को जो है जो आरोपी बलबीर वगैरह जो है उन्होंने एक लिखित रिपोर्ट वहाँ पर इनके पुत्र ने दी है, जिसके अनुसार इसके जो बलबीर है इनका जो रिश्ते में भतीजा ही लगता है, उसने कुल्हाड़ी से जो है उसकी हत्या रात के किसी समय कर दी थी। अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नासिर जैदी जुड़ गए हैं। नासिर, ये जिस तरीके से पहले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी, लेकिन अब आरोपी को डिटेन कर लिया गया है। जी देखिए, ये श्री डूंगरगढ़ तहसील के धीरदेसर चोटिया गांव का मामला है, जहां पूर्व सरपंच मेघराज चोटिया की हत्या हुई। पहले इसे लूट का मामला माना जा रहा था, लेकिन बाद में जब पुलिस ने पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया तो ये आपसी रंजिश का मामला निकला और ये एक पारिवारिक रंजिश का मामला निकला। तो इस मामले को लेकर गांव के लोगों ने अस्पताल के आगे धरना लगा दिया था और ये कहा था कि जब तक आरोपी अरेस्ट नहीं हो जाते तब तक हम पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक शख्स को डिटेन किया है जो मृतक का रिश्तेदार ही है
और उससे पूछताछ चल रही है और उसके बाद में आरोपी के परिवारजनों और गांव के लोगों ने धरना उठाने की घोषणा की है और पोस्टमार्टम की इजाजत दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर इस पर जानकारी के लिए। बैठोक से बड़ी खबर है, जहां बिसलपुर बांध के बहाव क्षेत्र में एक युवक बह गया। बाइक सहित तेज बहाव में ये युवक बह जाता है और युवक को ग्रामीणों ने बाहर निकाला है और ग्रामीण वहां पर मौजूद थे। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए उस युवक को बाहर निकाला है। लेकिन आपको टोंक से खबर दिखा दें, ये तस्वीरें आप देखिए, बिसलपुर बांध के बहाव में ये युवक बह जाता है और बाइक सहित तेज बहाव में ये युवक बह गया। दरअसल बाइक के जरिए ये रास्ता पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस दौरान पानी का बहाव इतना तेज था कि वो टिक नहीं पाया और पानी के तेज बहाव में बाइक सहित बहता हुआ चला गया। हालांकि युवक को ग्रामीणों ने वहां से बाहर निकाला। ये आप जरा तस्वीरें देखिए, पहले बाइक गिरती है, शख्स नीचे आता है और बाइक के साथ साथ युवक भी पानी के तेज बहाव में बह जाता है। वहीं दौसा से बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली का कहर दिखाई दिया, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली ने बच्ची को टक्कर मार दी। सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये हादसा कैद हो गया है। स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौटते समय यह हादसा हुआ है बच्ची के साथ। ये आप जरा तस्वीरें देखिए, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली जो कि एक बच्ची को रौंदती हुई चली जाती है और इस दौरान यह भीषण हादसा होता है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली का यह कहर दिखाई दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बच्ची को कुचला। सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये पूरी घटना कैद हो गई है। दरअसल स्कूल की छुट्टी के बाद बच्ची अपने घर लौट रही थी और दूसरी तरफ से आ रहा अवैध पत्थर से भरा हुआ ट्रैक्टर जिसने उस मासूम बच्ची को कुचल दिया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। दांतली गांव की ये घटना बताई जा रही है जहां पर यह भीषण हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, मासूम को टक्कर मारता हुआ ये ट्रैक्टर यहां से निकलता हुआ चला जाता है। और चलिए अब आपको जरा दिखाते हैं कि कैसे ये पूरा काला कारोबार चल रहा है। ये हादसा कैसे हुआ वो हमने आपको बताया, लेकिन बजरी खनन का कितना बड़ा काला कारोबार है जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। तो दरअसल आज जानिए कि बजरी खनन का ये काला कारोबार एक लंबे समय से चला रहा है। नदियों, वन भूमि से पत्थर और बजरी का दोहन किया जाता है। शाम ढलने के बाद बजरी से भरे ट्रकों की आवाजाही शुरू हो जाती है और सस्ते में खरीद करके महंगे दामों पर ये बेचा करते हैं लोगों को। प्रशासनिक मिलीभगत से ये खनन का कारोबार एक लंबे समय से फलता फूलता हुआ दिखाई दे रहा है। अवैध खनन के हजारों मामले अब तक सामने आ चुके हैं और खान विभाग में 2019 से लेकर के 2024 तक अवैध खनन के 3,383 केस दर्ज हो चुके हैं। तो ये अपने आप पे बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि हर रोज अवैध खनन से जुड़े हुए जो मामले सामने आते हैं वो क्या गवाही दे रहे हैं। दरअसल 80% अवैध खनन बजरी का हो रहा है और 58 तरह के खनिजों का इसमें खनन किया जाता है। हर साल 100 करोड़ तक जुर्माने की वसूली भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर लगाम नहीं लग पा रही है। अब इसके पीछे कमी किसकी है ये आप समझ सकते हैं। सरकारी नौकरी की दौड़ में क्या इंजीनियर, डॉक्टर और टीचर भी चपरासी बनने के लिए तैयार है? जवाब है हां, ऐसा ही हुआ है। चपरासी की भर्ती के लिए आवेदन निकला और जब आवेदन करने वालों की लिस्ट देखकर हर कोई हैरान रह गया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आगे जरा रिपोर्ट में देखिए। कहाँ तक पढ़े हो? MA BEd किए हुए हो, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए ऐसा नहीं लगता ये पद काफ़ी छोटा है? ये छोटा तो है, पर बेरोजगारी के दौर में तो जो मिल जाए ठीक है। जरा सोचिए, इस लाइन में इंजीनियर, डॉक्टर और टीचर हैं। ये नौकरी पाने के लिए लाइन लगी है, वो भी चपरासी बनने की। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं, बेरोजगारी का ऐसा सच है जो देश की तस्वीर बदल कर रख देता है। डिग्रियां हाथ में लेकिन रोजगार नहीं, और मजबूरी इतनी कि 10वीं पास वालों के लिए निकली नौकरी पर भी हजारों आवेदन। राजस्थान सरकार ने सरकारी दफ्तर में चपरासी की नौकरी निकाली, योग्यता सिर्फ 10वीं पास। लेकिन इस भर्ती के लिए आवेदन करने वालों में 75% आवेदक ओवर क्वालिफाइड हैं, जिनमें इंजीनियर, MBA, BEd और यहां तक कि डॉक्टर भी हैं।
चपरासी की नौकरी कौन कौन आवेदक? इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, MBA। 75% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 10th से ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, यानी कि उन्होंने सीनियर सेकेंडरी किया है, ग्रेजुएशन किया है, आयुर्वेद ऑफिसर का कोर्स किया है, BAMS किया है। तो ये थोड़ा सा एक बात है जो कि नहीं होनी चाहिए। क्या कर रखा आपने ग्रेजुएशन में? बीएड कर रखी, और आप ये पेपर देने के लिए क्या कारण रहा? क्योंकि आप तो टीचर के लिए अप्लाई, टीचर की भी परीक्षा दी होगी आपने। हाँ। तो फिर ये इसमें चतुर्थ श्रेणी के लिए आपने क्यों परीक्षा दी है? हो जाए तो अच्छा है। कैसा रहा पेपर? बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया। अच्छा, थोड़ा सिंपल था, टफ था, क्या बोल सकते हैं? नॉर्मली था। नॉर्मल था। हाँ, ठीक। जो तैयारी करता है उसके लिए सिंपल था, है ना? सही। अच्छा, एजुकेशन क्या कर रखा आपने? मैंने बीएड कर रखा। बीएड कर रखा और चतुर्थ श्रेणी? गवर्नमेंट जॉब तो चाहिए भैया, बेरोजगार घर पे बैठे, नौकरी तो सबका चाहिए। भैया कहाँ से आए? मैं यहीं से, उदयपुर से। यहीं से जी। यहीं से। अच्छा, कैसा रहा पेपर? ठीक था। ठीक था। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन में बीएससी कर रखी है आपने। हाँ। बीएससी और फिर चतुर्थ श्रेणी है। वो देना है, सब दे रहे हैं। 4th ग्रेड की भर्ती परीक्षा में RAS एग्जाम की तैयारी करने वालों ने भी फॉर्म भरा है। सिर्फ 20 से 25% उम्मीदवार ही 10वीं पास हैं। RAS एग्जाम की तैयारी करने वालों ने भी भरा फॉर्म। 20 से 25% उम्मीदवार 10वीं पास। सरकारी नौकरी का क्रेज कहें या मजबूरी, अभ्यर्थियों ने अपनी डिग्रियां भी दांव पर लगाने को तैयार हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर सरकारी नौकरी का ख्वाब रखने वाले चपरासी की नौकरी में तनख्वाह कितनी है। ग्रेड 4 की तनख्वाह, पे स्केल 18,000 से 56,900 तक, ट्रेनिंग 12,400 रुपए प्रति माह, 2 साल बाद 22,000 से 28,000 तक। चपरासी भर्ती परीक्षा 3 दिन तक चलेगी। 53,749 पदों के लिए भर्ती निकली है। 24,75,000 अभ्यर्थियों ने भरा फॉर्म। 3 दिनों तक 2 पारियों में हो रही है परीक्षा। सुबह 10 से शुरू हुई पहली पारी का एग्जाम, दोपहर 3 बजे से दूसरी पारी का एग्जाम। परीक्षा के लिए कुल 1,300 सेंटर। देश का युवा शिक्षित है, डिग्रीधारी है, लेकिन नौकरी की तलाश में छोटे से छोटे पद के लिए मजबूर है। चपरासी की नौकरी में डिग्रीधारियों का आवेदन केवल बेरोजगारी की हकीकत नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर भी सवाल है जो युवाओं के लिए नीति बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। तो आपने देखा कतार कितनी लंबी है, लेकिन इसमें अपना नंबर आ जाए इस बात की उम्मीद में लोग अपनी डिग्रियों को दांव पर लगा रहे हैं। अब जरा आपको जरा समझाते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। ये चपरासी भर्ती के लिए MSc परीक्षार्थी क्यों आ रहे हैं, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। दरअसल ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि 20 साल बाद ये सबसे बड़ी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा निकाली गई है, और ये 20 साल बाद ऐसा हुआ है। 53,749 पदों पर 24,75,000 उम्मीदवार इस भर्ती के अंदर एनरोल हुए हैं, और आप समझिए कि 53,749 पदों पर यह भर्ती है। इतने फॉर्म आए कि इतिहास की यह बड़ी परीक्षा बन गई है। ओवर क्वालिफाइड उम्मीदवारों की कतार इसमें बहुत ज्यादा है। अब आपको जरा यह बताते हैं कि ओवर क्वालिफाइड यानी कि 10वीं में की परीक्षा पास किए हुए लोगों को इसमें आवेदन करना था, लेकिन उससे ऊपर की डिग्री धारक भी इसमें आवेदन करते हैं। कुल आवेदकों में करीब 75% उम्मीदवार जो कि BTech, BCom, MBA, MSc किए हुए हैं, उन्होंने इस भर्ती के लिए अप्लाई किया है। RAS की तैयारी वाले भी परीक्षा में पीछे नहीं है, वो भी इस परीक्षा में शामिल है। परीक्षा की न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है, यानी कि आप 10वीं पास हैं तो आप इस परीक्षा के लिए जा सकते हैं। सिर्फ 20 से 25% उम्मीदवार ही इस श्रेणी में आते हैं, यानी कि 10वीं पास के अगर कैंडिडेट्स देखेंगे तो वो सिर्फ 20 से 25% ही हैं। बाकी सभी उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थी हैं। आवेदकों में 75% ओवर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं। 38 जिलों में 1,286 परीक्षा केंद्र इस दौरान बनाए गए। अब आपको जरा आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि बेरोजगारी के दलदल में युवा कैसे दबते चले जा रहे हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है कि एक 10वीं पास की परीक्षा के लिए या चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए ओवर क्वालिफाइड जो परीक्षार्थी हैं वो क्यों आ रहे हैं। इसके पीछे बेरोजगारी एक बड़ा कारण है। दरअसल 2023-24 में राजस्थान की 4.2 बेरोजगारी दर थी। पंजाब में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा 5.5% रही। वहीं राजस्थान में बेरोजगारी दूसरे नंबर पर है, और 6 साल में बेरोजगारी दर में सबसे कम आप देखेंगे राजस्थान में 0.8% की गिरावट दर्ज की गई है। और यह पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के सोर्स से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं।
और साथ ही अब आपको आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि कैसे एआई के जरिए भी अब आवेदन की इसके अंदर जांच की गई है और कौन कौन सी चीजें इसके अंदर सामने आई हैं। तो एआई के जरिए कैसे इस परीक्षा के अंदर भी फिल्टर किया गया है, कैसे इसमें जो आवेदन करने वाले हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी नकल का माया जाल इसके अंदर बिछाना चाह रहे हों जैसा पहले हुआ करता था, तो उसको रोकने के लिए एआई की मदद कैसे ली जा रही है, जरा वो भी आपको बताते हैं। दरअसल चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा को लेकर के खूब सख्ती बरती जा रही है। आवेदन की जांच एआई सिस्टम से की गई है और जांच में कई खुलासे सामने भी आए हैं। बताया जा रहा है कि 1700 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कई फॉर्म भरे हैं। अब इसका मतलब क्या है? दरअसल ऐसे जो कई फॉर्म जो भरने वाले उम्मीदवार हैं उन पर नजर रखी जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर 3 लेयर चेकिंग सिस्टम तैयार किया गया और सीसीटीवी के जरिए परीक्षा की बकायदा रिकॉर्डिंग भी की गई है, ताकि अगर कभी बाद में गड़बड़ी सामने आती है तो उस रिकॉर्डिंग को देख करके सारी चीजें और सारी डिटेल सामने आ सके। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में कैबिनेट बैठक की कई अहम फैसले लिए गए हैं और कैबिनेट ने सिविल सेवा नियमों में भी अहम संशोधन किया है। अब तक कर्मचारी की मृत्यु के बाद माता पिता को 30% पेंशन मिलती थी, लेकिन अब माता पिता को भी 50% पारिवारिक पेंशन मिला करेगी। वहीं पेंशन की सीमा भी 8,550 रुपए से बढ़ाकर 13,750 रुपए तक कर दी गई है। राजस्थान में अभी सिविल सेवा नियम 1996 है, उसमें एक कार्मिक को उसके रिटायरमेंट पर समस्त परिलाभ का 50% तक पेंशन मिलता है और उसके स्वर्गवास के उपरांत, उसकी डेथ के उपरांत उसके माता पिता को 30% तक, ये जो उनको 50 मिलती है 30% तक पेंशन मिलती है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मानना था कि वर्तमान युग में एक हमारे कार्मिक को अगर समस्त परिलाभ को जोड़ते हुए 50% तक की पेंशन देते हैं तो क्यों न हम उसके देहांत के उपरांत उसके माता पिता को भी उतनी ही पेंशन देवें, क्योंकि उनकी वृद्धावस्था होती है उस स्टेज तक आते आते। महाराणा प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी आप शुरू कर रहे हैं, लेकिन महाराणा प्रताप की जो धरती है वहाँ पर वीसी ने कहा है कि औरंगजेब कुशल प्रशासक था। इसको किस रूप में सरकार आकलन करती है? उसने माफ़ी मांग ली है, उसने जो बोला था हमारे कुलगुरु ने, उसने माफ़ी मांग ली है और उससे गलती हुई। आपने क्षमा कर दिया? देखिए, क्षमा हमेशा मांगने पर स्वतः समझ जाना चाहिए, उससे उसने एक्सक्यूज कर दिया है। अब इस विषय को ज़्यादा बढ़ाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं रहती है। आप भी उसी विषय को उसी रूप में ले तो ठीक रहेगा। तो ये आपने मंत्री जी का बयान तो सुन लिया, लेकिन सरकार ने कैबिनेट के अंदर क्या बड़े फैसले किए थे, जरा उसके बारे में और आपको बारीकी से बताते हैं। तो जरा आपको दिखाते हैं कि क्या सरकार ने फैसले किए हैं। दरअसल सरकार ने सबसे बड़ा फैसला किया और कैबिनेट की मीटिंग में जो बड़े फैसले किए हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। जयपुर में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, इसको लेकर के पहली बड़ी बात की जा रही है और ये कहा जा रहा था कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए पहले भी डिमांड होती रही थी। विधानसभा सत्र में इसके लिए बाकायदा एक विधेयक लेकर के आया जाएगा और मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटे की फीस में कमी की जाएगी। सिविल सेवा नियम को लेकर के भी सरकार ने इस कैबिनेट के जरिए एक बड़ा फैसला लिया है और कर्मचारी की मृत्यु के बाद माता पिता को पेंशन जो मिला करती थी, जो पहले 30% मिला करती थी, अब उसको बढ़ा दिया गया है। अब उसकी जगह पर 50% पेंशन मिलेगी। वहीं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की जो मांग थी वो पहले एक लंबे समय से उठती आ रही थी, जिस पर अब सरकार ने मंजूरी दी है और इस पर बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। मानसिक रूप से निशक्त बच्चों पर भी एक सरकार ने फैसला लिया है इस कैबिनेट के जरिए। दरअसल शादी के बाद भी पारिवारिक पेंशन मिल सकेगी, ये सरकार ने तय किया है। तो ये कुछ बड़े फैसले थे कैबिनेट के, जो कि आपके सामने हमने रखे हैं। वहीं अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला बैंकिंग फर्जीवाड़ा सामने आया है। अवधपुरी जॉन्सगंज के रहने वाले विक्रम सिंह के पीएनबी खाते में साल 2023 में अचानक से 2,58,00,000 रुपए आ गए और महज 3 घंटे में यह पूरी राशि अलग अलग खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी गई। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी विक्रम को तब लगी
जब यूपी के गोरखपुर से पुलिसकर्मी अजमेर पहुंचे। उन्हें इस संदिग्ध ट्रांजैक्शन की जानकारी दी गई। विक्रम ने बताया कि साल 2023 में जब उसे पैसे की जरूरत थी, तब एक युवक विक्की ने खुद को बैंक का कर्मचारी बताकर लोन दिलाने का झांसा दिया। आधार, पैन सहित जरूरी दस्तावेज ले गए। अब जाकर के विक्रम को समझ में आया कि उसके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल कर करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। गोरखपुर पुलिस ने नोटिस देकर जांच शुरू कर दी है। वहीं विक्रम ने अपने पिता के साथ जिला पुलिस अधीक्षक वनीता राणा को शिकायत दर्ज कराई है। 16 सितंबर 2025 को जब मैं प्रेस से घर लौटकर खाना खा रहा था, तब पुलिस वाले आए थे। वो कह रहे थे, अपने आप को गोरखपुर के पुलिस वाले बता रहे थे और कह रहे थे कि विक्रम सिंह आपका बच्चा है। बोला हाँ। तो उन्होंने कहा इसके नाम से हमारे पास मुकदमा दर्ज हो रहा है इसके खिलाफ गोरखपुर में, और इस प्रकार के साथ इसने फ्रॉड के मामले दर्ज हुए हैं और 2.5 करोड़ का लेन देन बैंक खाते में इसके हुआ है। मैंने कहा मेरे बच्चे ने ऐसा कभी करा ही नहीं, रहता ऐसा है। वो तो टेम्पो चला घर आता जाता है। तो ये 2 करोड़ रुपए, इतना बड़ी राशि आखिर आई कहां से, जरा इसके बारे में बड़ा सवाल है। जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी राशि, इतना बड़ी रकम आई कहां से, करोड़ों रुपए कहां से आ गए। शख्स के खाते में 2 करोड़ 58 लाख रुपए आ गए। बंदा हैरान था। 2 साल पहले ये पैसे ट्रांसफर किए गए थे, उसको पता ही नहीं चला कि उसके अकाउंट के अंदर इतनी बड़ी राशि आ गई है। शख्स को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। पता तब चला जब यूपी पुलिस अजमेर आई। इतनी रकम सुनते ही टेम्पो चालक के होश उड़ गए। टेम्पो चालक ने अजमेर पुलिस से मदद मांगी और तब जाकर के इस मामले को लेकर के खुलासा हुआ और पता चला। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि लोन का लालच कैसे करोड़ों रुपए की ठगी का इस शख्स को शिकार बना देता है। तो ये आप देखिए, ये लोन का लालच था और इसी के चक्कर में आकर के ये करोड़ों की ठगी में ये शख्स फंस जाता है। विक्रम सिंह का पीएनबी बैंक में खाता है। 2023 में 2 करोड़ 58 लाख रुपए उसके अकाउंट में आते हैं, लेकिन उसको पता नहीं होता है। ये पता ही नहीं था उसको कि उसके अकाउंट में इतनी बड़ी रकम आ गई। 3 घंटे में अलग अलग खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। विक्रम को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। साल 2023 में उसे पैसों की जरूरत थी। उसे उसके जानकार ने मदद का झांसा दिया और खुद को बैंक कर्मचारी बताकर लोन का भरोसा दिलाया। आधार कार्ड, पैन कार्ड और जरूरी कागजात उसके ले लिए। शख्स के दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया, जिसके बाद उसके खाते में एक बड़ी रकम आई और तुरंत बैंक खाते से ट्रांसफर भी हो गई अलग अलग अकाउंट में, और उसके बारे में भी उसको कोई जानकारी नहीं थी। तो ऐसे में आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। किसी को आपको कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल या जानकारी देने की जरूरत नहीं है। वहीं कुचामन जिले के मकराना बोराबड़ में दलित युवक की चप्पल से पिटाई और फिर उसकी मौत हो जाती है। इस सनसनीखेज मामले ने बवाल खड़ा कर दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तेज हो चुकी है। वहीं इलाके में अब तनाव का माहौल बन चुका है। दलित युवक की बेरहमी से पिटाई के बाद युवक की मौत। दलित युवक के साथ मारपीट करता युवक। ये तस्वीरें हैं कुचामन के मकराना बोराबड़ की। यहाँ एक दलित युवक की जान ले ली गई। आरोप है कि कुछ युवकों ने दलित युवक अशोक मेघवाल को चप्पल से बेरहमी से पीटा। पिटाई इतनी भयानक थी कि युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ऊपर सुरात काम से आ रहा था, उसने राकेश ने उसके साथ मारपीट की है। वो सारी रात वहीं पड़ा था। फिर हमको सवेरे खबर मिली, वो सारी रात उसको मारा था और हमको है ना सवेरे खबर मिली थी। हमने उसको, मेरी मम्मी गई थी, उसको टेम्पो में घाल के लेके आया। फिर बोरावड़ अस्पताल में ले गए थे। 1:30 बजे ऑपरेशन हुआ था उसका और उसको ऑपरेशन थिएटर से अब बाहर काट दिया गया है। यहाँ पोस्टमार्टम के लिए हम यहाँ लेके आए हैं। मौत हो गई उसकी। घटना बुधवार रात की है। दलित युवक मजदूरी से लौट रहा था। इसी दौरान मुख्य आरोपी राकेश आंवला ने रास्ते में रोककर उसको चप्पलों से पीटा। फिर अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों से पिटाई की। हालत इतनी गंभीर बन गई कि अजमेर के JLN अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। मौके के बाद इलाके में बवाल मच गया। गुस्साए दलित समाज के लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। दलित संगठनों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। हमारे दलित समाज में, मेघवाल समाज में ये बहुत बड़ा आक्रोश है कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो, जिसके लिए हम एकजुट होकर प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो भी आरोपी है उनके खिलाफ 302 में नामजद
मुकदमा दर्ज करके उचित से उचित कार्रवाई करे, जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करे। उसके बाद ही परिजनों के कहने पर पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद ही हम शव लेंगे। पुलिस ने वीडियो में दिख रहे मुख्य आरोपी राकेश जाट को हिरासत में ले लिया है। दलित युवक की मौत के बाद अब सवाल ये है कि आखिर कब तक दबंगई और जातिगत हिंसा निर्दोष लोगों की जान लेती रहेगी और क्या कानून का डर अपराधियों पर कभी असर डालेगा। अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। वहीं आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती युवा नेता नरेश मीणा और पूर्व मंत्री भरत सिंह से मुलाकात की। इस दौरान बेनीवाल ने कहा है कि सरकार को घेरा और कहा कि भजनलाल सरकार संवेदनहीन बनी है। राजस्थान प्राइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।